नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, आज आपके सम्मुख आधुनिक साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद कहानीकार के रूप में उनका कैसा व्यक्तित्व और क्या योगदान रहा, इस पर चर्चा करूंगी। आधुनिक साहित्य में कहानी गद्य विधा के रूप में हम देखते हैं 1900 से प्रारंभ होती है। उससे पहले कहानी लिखी जा रही थी, परंतु जिस रूप में आज एक साहित्यिक गद्य विधा के रूप में कहानी चल रही है, वह उससे भिन्न स्वरूप था। 1900 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से जो कहानियों का स्वरूप हमारे सामने आता है, वहां से हम कहानी का प्रारंभ मानते हैं और कहानी को एक नई दिशा देने वाले, कहानी को जीवन के संदर्भों के साथ जोड़ने वाले, समाज की समस्याओं के साथ जोड़ने वाले कथाकार के रूप में, कहानीकार के रूप में मुंशी प्रेमचंद का योगदान अद्वितीय है और ये कथा सम्राट कहे जाते हैं। और इनको ही केंद्र में रखते हुए कहानी गद्य विधा को 3 चरणों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। मुंशी प्रेमचंद पूर्व युग, जिसे हम 1900 से 1915 तक मान सकते हैं, और मुंशी प्रेमचंद का युग 1915 से 1936, जब उनका मृत्यु होती है, तब तक का मानते हैं। और 1936 के बाद का युग जो है वो प्रेमचंदोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। यद्यपि मुंशी प्रेमचंद ने 1915 से पहले भी कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया था, परंतु वास्तविक रूप में जो उनका कहानी का स्वरूप, जो वर्तमान कहानी का स्वरूप है, वे हमें सौत कहानी से देखने को मिलता है। तो सौत कहानी से प्रारंभ होकर के और अंतिम कहानी 1936 में जो रची गई कफन, वहां तक की पूरी एक विकास यात्रा को हम आज समझेंगे। प्रारंभिक कहानियों का स्वरूप कैसा रहा उनका, तब उनकी विचारधारा किस रूप में थी और धीरे धीरे उनमें कैसा परिवर्तन आया और किस तरह से वे आदर्शवाद से होती हुई यथार्थवाद तक पहुंची। कफन कहानी तक पहुंचते पहुंचते कैसे उसका स्वरूप पूर्णतया यथार्थवादी हो जाता है और वे कैसे परिवर्तित होता चला जाता है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम विचार करेंगे। तो ये 1915 से 1936 तक का जो कालखंड है, वे मुंशी प्रेमचंद का युग माना जाता है। और 1916 में सौत पहली कहानी उनकी प्रकाशित होती है और वहां से कफन तक की यात्रा, इसको आज हम समझेंगे। जिस तरह से विश्व में चेखव का नाम, मैक्सिम गोर्की का नाम, टॉल्स्टॉय का नाम प्रसिद्ध है कहानी के क्षेत्र में, उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद की भी प्रसिद्धि विश्वव्याप्त है। इन्हें भारत का मैक्सिम गोर्की कहा जाता है। इन्होंने 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर 8 भागों में संकलित हैं। और मुंशी प्रेमचंद की कहानियां कोई शिक्षित है या अशिक्षित है, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, साहित्येतर विद्यार्थी है, स्कूल में पढ़ने वाला है, कॉलेज में पढ़ने वाला है, या उन पर शोध कार्य करने वाला है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां सभी को आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं। शोध करने वाला शोध की दृष्टि से उन कहानियों का अध्ययन करता है। साहित्येतर विद्यार्थी या पाठक उन कहानियों को, उनके कथानक को, उनमें उठाई गई समस्याओं से अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करता है, वे उसमें अपना जुड़ाव देखता है। तो उनको कहानियाँ तो सरल, स्पष्ट, भावप्रवण रूप में रची गई कहानियाँ जो किसी न किसी मूल्य को प्रस्तुत कर रही हैं। वे कहानियाँ जो हमारे आसपास के जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो हमें भीतर गहराई तक स्पर्श कर लेती हैं। यही कारण है कि केवल साहित्य जगत के, केवल हिंदी साहित्य के ही नहीं, अपितु अधिकांश पाठक
मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को पढ़कर उनसे प्रेरित भी होते हैं और आनंद को भी प्राप्त करते हैं। इनकी पहला कहानियों के हम विकास क्रम को देखें तो पहला चरण हम 1916 से 1920 का मान सकते हैं। 1916 से 1920 तक जो इनका कहानियां हैं वे 2 काव्य कहानी संग्रहों में संकलित है, प्रेम पचीसी और सप्त सरोज, जिसमें इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां प्रकाशित हुई वे थी सौत, ईश्वरीय न्याय, रानी सारंद्रा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, दुर्गा का मंदिर आदि। यद्यपि प्रेमचंद से पूर्व जो युग था जिसमें हम देखते हैं अनेक कहानियों की रचना हुई, किशोरी लाल गोस्वामी ने रचना की, बाल मुकुंद गुप्त ने रचना की, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक के रक्षाबंधन हमें मिलती है, प्रेम प्रसाद की हमें ग्राम कहानी मिलती है। तो जो पहले चरण की प्रेमचंद युग से पूर्व युग की कहानियां थी उनका प्रभाव हमें इस पहले चरण की कहानियों में दिखाई देता है। जैसे इससे पूर्व कहानियों का जब प्रारंभ हो रहा है, चाहे हम गोस्वामी जी की कहानियां देख रहे हैं या गुलेरी जी की कहानियां देख रहे हैं या अन्य कहानीकारों की कहानियां देख रहे हैं, तो उनमें एक इतिवृत्तात्मकता है, उनमें घटना बहुलता है। कथानक एक सपाट रूप में घटना एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी घटनाओं को लेकर के चलता चला आ रहा है। तो जो प्रेमचंद जी के पहले चरण की कहानियां थी जो प्रेम पचीसी और सप्त सरोज में संकलित थी, उन कहानियों में हमें यही इतिवृत्तात्मकता, घटना बहुलता दिखाई देती है। किस्सा गोई की परंपरा दिखाई देती है। ये कहानियां किसी न किसी आदर्श को प्रस्तुत कर रही हैं। कहानी की संवेदनाएं किसी एक भाव बिंदु पर केंद्रित नहीं है, अपितु अनेक इकाइयों, चरित्र, घटनाओं, रस का जाल बुनती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से जो इनके पहले चरण की कहानियां हैं, जिन्हें हम प्रारंभिक चरण की कहानियां कह देते हैं, जिनमें घटनाओं की बहुलता है, उनमें एक नैतिक मूल्य विद्यमान है। वहां एक आदर्श को प्रस्तुत किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि उनमें उपदेशात्मकता अधिक रही। पहली कहानी जो सौत मानी जाती है इस प्रारंभिक चरण की, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के परिवर्तित होते हुए संबंधों का एक मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। किस तरह से परिवार में परिवर्तन आ रहे हैं, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन आ रहा है, उसका एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करते हुए, मनन करते हुए उसका चित्रण प्रेमचंद जी प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही इनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी रही पंच परमेश्वर, जिसमें वे ग्राम पंचायत का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। नमक का दरोगा कहानी थी, जिसमें वे नौकरी में कैसे ईमानदारी का पालन किया जाता है और वहां क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। जो नमक का दरोगा है वो किस तरह से ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है, इसका चित्रण है। ऐसे ही बड़े घर की बेटी, जिसमें एक संयुक्त परिवार की मर्यादा की प्रतिष्ठा की गई है। ईश्वरीय न्याय कहानी, जो नैतिक मूल्यों का समर्थन करती है। दुर्गा का मंदिर कहानी, परंपरागत मूल्यों को उजागर करने वाली कहानी है। तो इस तरह से इन्होंने विभिन्न विषयों को आधार बना करके कहीं पारिवारिक समस्या को, पारिवारिक संबंधों को आधार बनाया, कहीं नैतिक मूल्यों को आधार बनाया, कहीं परंपरागत मूल्य जिनका क्षरण हो रहा था उन मूल्यों को उजागर करना अपना ध्येय रखा। ग्रामीण जीवन का एक पूरा आदर्श प्रस्तुत किया। ग्राम में न्याय व्यवस्था किस रूप में होती है और जो पंच है वे किस तरह से अपने व्यक्तिगत संबंधों से, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके
और जब पंच बनता है तो उसके अंदर ईश्वर वास करता है और उसका न्याय सर्वोपरि होता है। और वे जो न्याय कर रहा है वे व्यक्ति विशेष का न्याय ना हो करके ईश्वरीय न्याय हो जाता है। तो इस तरह से कहानियों के माध्यम से वे समाज को एक दिशा देते हैं, समाज के सामने सामाजिक मूल्यों को प्रस्तुत करते हैं, आदर्शों को स्थापित करते हैं। फिर हम देखते हैं इनके दूसरे चरण की कहानियां, जिसे हम विकास काल कह सकते हैं। प्रेमचंद के कहानियों की दृष्टि से वे प्रारंभिक अवस्था से निकलकर दूसरे विकास काल की ओर बढ़ रही हैं, जो 1920 से 1930 तक के बीच में लिखी गई कहानियां हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें पर्याप्त परिवर्तन दिखाई देता है। जो प्रारंभिक कहानियों में स्थूल इतिवृत्तात्मकता दिखाई दे रही थी, अब उसका स्थान संवेदना ग्रहण करती है। कहानियों में संवेदना का स्पर्श दिखाई देता है। अब इस चरण की कहानियां आदर्श से यथार्थ की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब कहानी यथार्थवादी होती चली जा रही है। पात्रों के चरित्र चित्रण में भी मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मताओं का समावेश हो रहा है। अब कहानियों में मनोवैज्ञानिकता अधिक है। कहानियां अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म होती चली जा रही हैं। और कथ्य की दृष्टि से भी इस चरण की कहानियां सुगठित, संक्षिप्त एवं कलात्मक रही। कहानियों में हमें नाटकीयता दिखाई देती है, व्यंग्यात्मकता दिखाई देती है, व्यंग्य की एक तीखी धार दिखाई देती है। कभी वे जमींदारों पर, सूदखोरों पर व्यंग्य कर रहे हैं, कभी वो बेईमानों पर व्यंग्य कर रहे हैं, पूंजीपति वर्ग पर व्यंग्य कर रहे हैं, समाज के पाखंडों पर व्यंग्य कर रहे हैं। तो एक नाटकीय दृष्टि अपनाते हुए व्यंग्य की धार लेकर के चलते हैं। कहानियों में हमें एक जीवंतता दिखाई देती है। प्रत्येक पात्र एक समाज के किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देते हैं और प्रभावान्विति की एक सघनता बनी रहती है। कहानी के प्रारंभ से एक कौतूहल, एक जिज्ञासा बनी रहती है जो पाठक की संवेदना को प्रभावित करती है, स्पर्श करती चली जाती है। और उसकी जो प्रभावशालिता है वो एक सघन रूप में पाठक को कहानी के साथ जोड़े रखती है। और इस काल के अगर हम कहानी संग्रह देखें तो वे प्रेम प्रसून और प्रेम द्वादशी, ये दो कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। जिसकी प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो माता का हृदय, मैकू, आत्माराम, गरीब की हाय, वज्रपात, सदगति, परीक्षा, सेवा मार्ग, आभूषण, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, कजाकी, सुजान भगत, अनेक प्रसिद्ध कहानियां हुई। और सभी कहानियां एक नवीन दिशा की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। सभी कहानियों का कथ्य भिन्न है, संवेदना भिन्न है, जो समाज को उद्वेलित करती हैं, प्रभावित करती हैं, समाज का एक यथार्थ भी प्रस्तुत करती हैं। बूढ़ी काकी को हम देखते हैं किस तरह से एक समाज में वृद्ध व्यक्तियों को उपेक्षित किया जा रहा है परिवार के द्वारा ही। किस तरह से बेटा बहू अपनी वृद्ध माता को पूछते नहीं है और वो बेचारी भिखारी का जीवन जीने के लिए विवश हो जाती है। कजाकी में भी एक गरीब पोस्टमैन का वर्णन है, कैसे वो अब पूरा जीवन उसका मेहनत में और ईमानदारी में व्यतीत होता है। सवा सेर गेहूं कहानी देख ले, शतरंज के खिलाड़ी कहानी देख ले, सभी कहानियां पाठक के मनोभावों को स्पर्श करने वाली है, भीतर ही कहीं ना कहीं उनकी संवेदनाओं को जगाने वाली है, जो केवल उस काल में ही नहीं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी उन कहानियों की वैसी ही उपयोगिता बनी हुई। आज भी समाज में जिस प्रकार से वृद्धों की उपेक्षा हो रही है, बच्चे जो हैं अपने माता पिता को
अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, अपने कैरियर की, अपने पैसे की उन्हें ज़्यादा चिंता है और अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। तो इस समस्या को आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले प्रेमचंद प्रस्तुत करते हैं बूढ़ी काकी कहानी के माध्यम से। फिर हम देखते हैं इनकी कहानियों का तीसरा काल, उत्कर्ष काल, जो 1930 से 1936 तक का काल है, जहां पहले कहानी आदर्शवादी रही, जहां प्रेमचंद किसी न किसी सामाजिक मूल्य को, नैतिक मूल्य को समाज के सामने रख रहे हैं। परंतु जैसे जैसे समाज से उनका रूबरू होते हैं, जैसे जैसे उनके जीवन का अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे वे जीवन के यथार्थ को देखते हैं, तो आदर्श से लगता है कि उनका पूरी तरह मोह भंग हो रहा है। अब उनकी कहानियां आदर्श से यथार्थ की ओर मुड़ती हैं। अब उनकी संवेदना की पकड़ और अधिक गहरी होती चली जाती है। कहानियों में पात्रों की मनोवैज्ञानिकता और अधिक सूक्ष्मतर होती चली जा रही है। और उत्कर्ष काल की कहानियों को हम कलात्मक दृष्टि से देखें, शिल्प की दृष्टि से देखें, भाषा की दृष्टि से देखें, तो अपने एक प्रौढ़ता को प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। भाषा में हमें प्रवाहमयता, अर्थ गांभीर्य दिखाई देता है। भाषा उनकी मर्मस्पर्शी है। शिल्प में भी जो पहले एक इतिवृत्तात्मकता दिखाई दे रही थी, वहीं अब प्रौढ़ता दिखाई देने लगती है। आत्मकथात्मक शैली को भी अपना रहे हैं। आत्माराम में हम देखते हैं। ऐसे ही पत्र शैली को कहानी विधा में लेकर के आए प्रेमचंद जी। दो सखियां, हम उनकी कहानी देखते हैं जिसमें वो पत्रों के माध्यम से अपने संबंधों को, अपने पारिवारिक संबंधों को, पति पत्नी के संबंधों को, उनके विषय में बात करती हैं दो सखियां में। तो कलात्मक दृष्टि से उत्कर्ष काल की जो कहानियां हैं वो विशेष रूप से पाठक को कहीं भीतर तक हिला देती है। जो समाज का यथार्थ है उसको वे प्रस्तुत करती हैं। ग्रामीण जीवन, किसान किस तरह से मतलब खेती को छोड़ करके मजदूरी करने के लिए तैयार हो रहा है। पूस की रात कहानी हम देखते हैं। कफन कहानी तो बिल्कुल यथार्थ का एक सजीव चित्रण है जो पूरे समाज के एक यथार्थ को प्रस्तुत कर देता है। इस तरह की कहानी है। और मानवीय संबंध किस तरह से उनके ऊपर पूंजी हावी होती चली जा रही है, स्वार्थ हावी होता चला जा रहा है और संबंधों में एक खोखलापन आता चला जा रहा है। तो ये स्थिति समाज की प्रगति में कैसी घातक हो रही है, इसका सजीव चित्रण मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से करते हैं। इनकी इस उत्कर्ष काल की कुछ कहानियों की बात करें, जैसे अभी मैंने पूस की रात की बात की, ऐसी ठाकुर का कुआं उनकी इस काल की बड़ी प्रसिद्ध कहानी रही, जो छुआछूत के भेदभाव को लेकर के, जातिगत भेदभाव को लेकर के लिखी गई और समाज के इस कुरूप यथार्थ को प्रस्तुत करती है। जैसे बूढ़ी काकी की रचना करते हैं, ऐसे ही बेटों वाली विधवा कहानी की रचना करते हैं। बेटों वाली विधवा भी पिता के मरने के बाद माँ की कैसी स्थिति हो गई है, वही बेटे पिता की संपत्ति को, पिता की जायदाद के तो हकदार बनते हैं, पर माँ की उन्हें कोई सोचा। वे स्त्री जो पति के होते हुए एक ठकुराइन का जीवन व्यतीत कर रही थी, सारा परिवार क्या, पूरा समाज जिसको पूछता था, जिसकी प्रतिष्ठा थी, और पति की मृत्यु हो जाने पर, विधवा हो जाने पर उसकी स्थिति कैसी उपेक्षणीय हो जाती है, इसका एक यथार्थ चित्रण मुंशी प्रेमचंद इस कहानी में प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान को चित्रण करने वाली कहानी है। कैसे एक छोटा बच्चा जो अपनी दादी के पास रहता है और वो दादी की संवेदनाओं से पूरी जुड़ा हुआ है,
वे छोटे बच्चे जो खिलौनों के साथ, मिठाइयों के साथ खुश रहते हैं, और वे मेले में खिलौने और मिठाई ना खरीद करके अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि उस बच्चे को अपनी दादी को खाना बनाते हुए, रोटी बनाते हुए वे देखता है किस तरह से चूल्हे पर उसके हाथ जलते हैं चिमटा ना होने के कारण। तो एक बाल मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने वाली कहानी है जो पाठकों की संवेदना को स्पर्श करती है, छू जाती है। ऐसे ही नशा कहानी, मिस पद्मा कहानी, कफन कहानी। कफन कहानी तो उनकी अंतिम कहानी है जो 1936 में ही लिखी गई, और उसके बाद तो इनकी मृत्यु हो जाती है। वे एक गरीबी का यथार्थ चित्रण भी प्रस्तुत करती है और अमानवीयता को भी प्रस्तुत करती है। स्त्री प्रसव पीड़ा से पीड़ित हो रही है और बाहर उसका पति और उसका ससुर आलू भूनने में, खाने में लगे हुए हैं और याद कर रहे हैं कैसे वो नशा करेंगे, भांग पिए, और कफन के लिए पैसा, उस स्त्री की मृत्यु हो जाने पर कफन के लिए जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे से भी वे अपनी पार्टी करते हैं। तो मानवीय संबंधों में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, इसका एक यथार्थ चित्रण कफन कहानी प्रस्तुत करती है। और इस तरह से कहानी की विकास यात्रा की दृष्टि से हम प्रारंभिक कहानी सौत को देखते हैं और उस युग की अन्य कहानियों को देखते हैं, और फिर अंत में आते हुए पूस की रात और कफन कहानी आदि को देखते हैं। तो हमें एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। प्रारंभिक कहानियां जो एक नैतिक आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं, समाज को कुछ नैतिक मूल्य दे रही हैं, और प्रेमचंद को कहीं ये लगता है कि राम राज्य आएगा। वही अंत तक पहुंचते पहुंचते चेंज आता है, परिवर्तन आता है, और उनका आदर्श का जो एक मोह था वो भंग होता है, और उन्हें समाज का यथार्थ जो दिखाई देता है, एक कुरूप यथार्थ, उसको वे प्रस्तुत करते चले जाते हैं। अगर हम इनकी कहानियों की सामान्य विशेषताएं देखें तो प्रेमचंद जी जीवन के प्रत्येक पक्ष का उद्घाटन करते हैं, समाज की विविध समस्याओं का मार्मिक चित्रण करते हैं। बाल विवाह, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, समाज में बेईमानी, धोखाधड़ी, स्वार्थपरता और सूद की समस्या, ब्याज की समस्या, तो जो समाज की जो विभिन्न समस्याएं थी उन सबका चित्रण वे अपनी कहानियों के माध्यम से करते हैं। और ये तो मैंने अभी कहा कि उनकी कहानियां जो प्रारंभिक चरण में एक आदर्श प्रस्तुत करने वाली थी, वे अब आदर्श से यथार्थ की ओर बढ़ती है। धीरे धीरे उनके कहानियों में उनके अपने जीवन के अनुभवों की एक प्रौढ़ता दिखाई देती है। कहानियों में उनका एक आत्मविश्वास झलकता है, और कहानियां एक स्वाभाविक सौंदर्य से विकसित होती हुई दिखाई देती है। कहीं भी उनमें कृत्रिमता का आभास नहीं होता। प्रेमचंद स्वयं कहानी के विषय में जो कहते हैं कि कहानी कैसी होनी चाहिए, जो उनका विचार था वही उनकी कहानियों में हमें साक्षात दिखाई भी देता है। प्रेमचंद के अनुसार कहानी संक्षिप्त हो पर रोचक हो, वर्णनों में गति हो, सर्वांगपूर्ण हो, एक ही बैठक में सुने जाने योग्य हो, पाठकों का मनोरंजन करने के साथ साथ समाज निर्माण में भी सहायक हो, उसमें ऐसी सामग्री विद्यमान हो जो पथ प्रदर्शन के साथ साथ मन में सुंदर भाव व आत्मसंतुष्टि जगा सके। तो ये जो उन्होंने कहानी के विषय में अपनी विचारधारा बताई है, वही इनकी कहानियों में हमें व्यावहारिक रूप में दिखाई भी देती है। कहानियों की चाहे हम कथ्य को ले, भाषा को ले, शिल्प को ले, सभी दृष्टि से वे मन में हमारे एक सुंदर भाव भी जगाने वाली होती हैं, और कहानी पढ़ने के बाद एक आत्मसंतुष्टि का भाव भी
जागृत होता है। मनोरंजन तो होता ही होता है और उसके साथ साथ समाज में एक दिशा प्रेरक का कार्य भी करती है। कहानी की कोई भी एक संवाद किसके मन को कब प्रभावित कर जाए नहीं कहा जा सकता, पर इनकी कहानियों में अनेक संवाद ऐसे आते हैं जिनको सूक्तियों के रूप में लिया जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद परंपरागत मूल्यों में आस्था रखते हैं, पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं और हिंदी कहानी की शैली को सजीव, धारा प्रवाह, सशक्त बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इनकी इन कहानियों की विशेषताओं को देखते हुए ही, इनकी कहानियों से प्रभावित होते हुए ही हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक, समीक्षक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहना पड़ा कि प्रेमचंद के कथा साहित्य के अध्ययन से उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, आशा आकांक्षा, दुख दर्द, रीति रिवाजों को जान सकते हैं। उनकी कहानियों में सब कुछ है। भाषा की दृष्टि से देखें, भाव की दृष्टि से देखें, समाज के दुख दर्द को देखें, समाज के रीति रिवाजों को देखें, तो सब कुछ उनकी कहानियों में है। और झोपड़ी से लेकर महलों तक, खोमचे वालों से लेकर के बैंकों तक, गांव से लेकर के शहर तक, अमीरों से लेकर किसानों तक आपको इतने कौशल पूर्वक व प्रामाणिक भाव से अन्य कोई नहीं ले जा सकता जैसा प्रेमचंद ले जाते हैं। तो इस तरह से उनकी कहानियों में इतना वैविध्य है, इतना विस्तार है और इतनी समाज को प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं, इतनी विविधता अन्यत्र हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो इस तरह से आज हमने मुंशी प्रेमचंद की वे कहानियां, जो कुछ प्रसिद्ध कहानियां रही, उनकी चर्चा भी की और उनके कहानियों को हम 3 चरणों में बांटते हुए, प्रारंभिक चरण उत्कर्ष काल की, विकास काल की कहानियों के रूप में बांटते हुए कैसे वे आदर्श से यथार्थ की ओर बढ़ती हैं उसकी वर्णन किया। अब हम अपने अगले व्याख्यान में प्रेमचंद युगीन जो अन्य कहानीकार रहे उनकी कहानियों की चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।